सो हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट द COPD, दैट इज द क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। वीडियो स्टार्ट करने के पहले आपको बता दूं, एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आपको जो नोट्स है इसका स्क्रीनशॉट मिल जाएगा। तो अभी आपको सिर्फ एक्सप्लेनेशन पे ध्यान देना है, सिर्फ समझना है। सबसे पहले तो COPD होता क्या है? दैट इज द क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। मतलब कि होता क्या है? दैट इज प्रोग्रेसिव इन्फ्लामेटरी लंग डिजीज विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय इंक्रीमेंट इन द ब्रीदिंग डिफिकल्टी, मीन्स डिसिप्निया। मीन्स कंटिन्यूसली जो लंग्स है उसमें प्रोग्रेसिवली इन्फ्लामेशन हो रहा है, कंटिन्यूसली इन्फ्लामेशन हो रहा है। इट इज अ लॉन्ग टर्म एंड प्रोग्रेसिव इन्फ्लामेटरी लंग डिजीज। जो लंग्स है उसमें इन्फ्लामेशन होगा, उसकी वजह से क्या होगा? डिसिप्निया होगा, लंग में ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स कंटिन्यूसली बढ़ती जाएगी। सो दिस इज व्हाट इट इज द COPD। COPD में दो डिजीजेस मेन आते हैं, दैट इज द क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस एंड द एम्फाइसेम। हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी हम मेन जो दोनों में कॉमनली होता क्या क्या है उनका पैथोफिजियोलॉजी एंड अबाउट द कॉजेज हम डिस्कस करते हैं, एंड देन पर्टिकुलरली हम दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो प्रोग्रेसिव इन्फ्लामेटरी लंग डिजीज विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय डिसिप्निया, इंक्रीमेंट इन द ब्रीदिंग डिफिकल्टी, मीन्स कंटिन्यूसली इन्फ्लामेशन होगा लंग्स में, और कफ प्रोडक्शन होगा विथ म्यूकस, चेस्ट टाइटनेस और वीजिंग। अब इसके रीजन क्या होते हैं? क्यों इन्फ्लामेशन हो रहा है लंग्स में? क्यों आके ऐसा तो क्या चीज़ें हो रही है लंग्स में? ऐसी कौन सी पैथोलॉजी हो रही है जिसके कारण COPD होता है? तो COPD जो है ना, इट इज़ ड्यू टू लॉन्ग टर्म एक्सपोजर टू इरिटेंट्स, एंड दैट इरिटेंट्स इंक्लूड्स स्मोकिंग, केमिकल फ्यूम्स, डस्ट। ठीक है, ये सब के कारण, ये सब क्या है? सब इरिटेंट्स है। एंड ये सब क्या करते हैं? लंग्स को कंटिन्यूसली, जब कंटिन्यूसली कोई लॉन्ग टर्म स्मोकर है, ठीक है, तो फिर क्या होगा? कंटिन्यूसली इरिटेशन होगा लंग्स में, एंड देन COPD के चांसेस होंगे। ठीक है, तो इट इज़ अ लॉन्ग टर्म एक्सपोजर, ड्यू टू लॉन्ग टर्म एक्सपोजर टू द इरिटेंट्स। उससे कारण क्या होगा? और ये जो होता है ना, उससे कारण क्या होगा? लंग्स में इरिटेशन होगा, इन्फ्लामेशन होगा और COPD होगा बहुत टाइम तक। कुछ पेशेंट्स में, कुछ नहीं, एक्चुअली बहुत पेशेंट्स में ये COPD होता है उनके यंग एज में, जब वो स्मोकर, क्रॉनिक स्मोकर होते हैं, तब नोटिस नहीं होता है। बट आफ्टर दे रीच अप टू 40 ईयर्स एंड मोर, 40 साल के बाद क्या होता है? उनको सिम्टम्स आने चालू होते हैं, एंड दैट टू सीवियर स्टेज के, एडवांस स्टेज के उनको सिम्टम्स आना चालू होते हैं। ठीक है, तो इट इज़ नोटिस्ड फॉर सेवरल ईयर्स जब वो स्मोकर होते हैं। फिर जब वो बूढ़े होते हैं, उनकी बॉडी वीक होने लग जाती है, तब उनके जो COPD है अब वो एडवांस स्टेज पे पहुंच चुका होता है, तब उनको पता चलता है कि भाई उनको दिक्कत हो रही है ब्रीदिंग में, एंड देन दे विजिट टू हॉस्पिटल, और फिर उनको पता चलता है कि उनको तो क्या है? COPD है। ठीक है, अब देखो इसमें होता क्या है। तो ये है क्या अपना? ये है अपना ब्रोंकाई, लंग्स का ब्रोंकाई, और ये है एल्वियोलस। जो एल्वियोलाई होता है वो है। पहले हम बेसिक एनाटॉमी डिस्कस कर लेते हैं। मैंने अपने पिछली वीडियोस में डिस्कस किया है अबाउट द एनाटॉमी ऑफ दिस लंग्स। अभी हम डिस्कस कर लेते हैं इन ब्रीफ। क्या होता है? सबसे पहले होता है अपना ट्रैकिया। ठीक है, ट्रैकिया के बाद क्या होता है? हमारे प्राइमरी ब्रोंकाई। ठीक है, इसको हम मेन स्टेम ब्रोंकाई बोलते हैं, जो होता है राइट और लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई, है कि नहीं है? फिर उसके बाद क्या होता है? हमारे आते हैं सेकेंडरी ब्रोंकाई। ठीक है, सेकेंडरी ब्रोंकाई क्या होता है? वो पर्टिकुलर लोब्स जो होते हैं उसमें आते हैं, इसलिए हम उनको लोबार ब्रोंकाई भी बोलते हैं। फिर आते हैं हमारे टर्शरी ब्रोंकाई को हम सेगमेंटल ब्रोंकाई भी बोलते हैं, क्योंकि वो पर्टिकुलर सेगमेंट जो होते हैं लंग्स के उनको सप्लाई करते हैं। फिर आते हैं हमारे टर्मिनल ब्रोंकियोल्स, दिस इज ब्रोंकियोल्स, ओके, टर्मिनल ब्रोंकियोल्स। ठीक है, तो ये जो है ट्रैकिया, फिर प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शरी ब्रोंकाई, टर्मिनल ब्रोंकियोल्स, ये सब जो है ना, ये सब कंडक्टिंग एयरवे में आता है, कंडक्टिंग एयरवे पाथवे में आता है। ठीक है, ये सारे क्या करते हैं? कंडक्ट करते हैं, एक तरह से बाहर से अंदर जो है बॉडी के अंदर हवा को ट्रांसमिट करते हैं, मीन्स कंडक्ट करते हैं। तो आपको याद रखना कि ट्रैकिया, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी ब्रोंकाई एंड टर्मिनल ब्रोंकियोल्स, ये सारे में क्या, ये किस में आते हैं? कंडक्टिंग एयरवे पाथवे में आते हैं। अब इसके बाद जो भी होंगे ना, वो सारे रेस्पिरेटरी में आएंगे। और COPD में जो रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स होते हैं, रेस्पिरेटरी एरिया होता है हमारे लाइक रेस्पिरेटरी सिस्टम का, तो जो रेस्पिरेटरी वाला पार्ट है वो COPD में अफेक्टेड होता है। तब कौन कौन से आएंगे पार्ट्स रेस्पिरेटरी वाले में? तो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं कौन कौन से आएंगे। सबसे पहले तो आएगा हमारा रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स। ठीक है, और क्या आएगा हमारा? ये अलग है,
रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, alveolar duct एंड alveolar sac मीन्स हमारा alveoli। ठीक है, ये जो 3 चीज़ें हैं ये हमारी आती है रेस्पिरेटरी पाथवे में, जहाँ से एक्चुअली में जो हमारा रेस्पिरेशन जो होता है वो होता है। बाकी ये सारी तो क्या है, एक सिर्फ कंडक्ट कर रही है, सिर्फ बाहर से अंदर तक हवा को ट्रांसमिट कर रहे हैं। बाकी ये क्या करते हैं, एक्चुअल रेस्पिरेशन में हमारे ब्लड से O2 CO2 का जो आना जाना होता है वो इनके थ्रू होता है, और मेन ये रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो अब ये था बेसिक चीज़ एनाटॉमी। अब यहाँ पे देखो, ये जो है ये हमारा ब्रोंकाई है। ठीक है, ये हमारा alveoli। मैंने अब क्या कहा आपको, जो COPD है उसमें हमारा जो रेस्पिरेटरी एरिया है दैट इज अफेक्टेड। ठीक है, तो अब देखो क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली रिपीटेडली इरिटेशन हो रहा है हमारे लंग्स में, बिकॉज क्रॉनिक स्मोकर है, या तो फिर कंटिन्यूसली फ्यूम्स डस्ट केमिकल्स जाते हैं सांस में, तो क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली इरिटेशन हो रहा है लंग्स में और एयरवे में, हमारा जो ब्रीदिंग एरिया है वहाँ पे। उसके कारण क्या होगा, लंग्स में क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स चालू होगा, हमारी बॉडी भी तो रिस्पॉन्स करेगी, तो क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स चालू होगा। ये क्या, ये बेसिक पैथोलॉजी है दोनों का मिला के, हम पर्टिकुलरली डिस्कस करेंगे इन दोनों का डिटेल में आगे। फिर क्या होता है, इट ब्रिंग्स द डिफेंसिव सेल्स एंड इन्फ्लामेटरी केमिकल्स। इसके कारण क्या होगा, क्योंकि बॉडी में कंटिन्यूसली इरिटेशन हो रहा है लंग्स में, तो क्या होगा, हमारा डिफेंस मैकेनिज्म जो है और इन्फ्लामेटरी केमिकल्स वो रिलीज होंगे, वो आएंगे एक्शन में। फिर क्या करेंगे, दे कॉज द इन्फ्लामेशन। अभी बात करते हैं हम ये ब्रोंकाई में, वो क्या करेंगे, इन्फ्लामेशन कॉज करेंगे ब्रोंकाई में, और वो क्या कर देंगे, ब्रोंकाइस को थिक कर देंगे। ठीक है, और इनका उनमें जो म्यूकस सिक्रीशन होता है वो बढ़ा देंगे। उसकी वजह से क्या होगा, जो एयरवे होगा वो नैरो हो जाएगा, क्योंकि पूरा जो म्यूकस है उससे वो एयरवे भर जाएगा। प्लस ये जो इसकी वॉल है, ये जो वॉल है पर्टिकुलर हमारी ब्रोंकाई की, ब्रोंक्यूल की, इसकी वॉल भी थिक हो जाएगी एकदम। ठीक है, प्लस जो ग्लैंड्स होंगे उनकी भी हाइपरट्रोफी हो जाएगी, और यहाँ पे जो म्यूकस है उसका सिक्रीशन बहुत बढ़ जाएगा, एंड दिस विल लीड टू एयरवे नैरोइंग, दैट इज द क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। ये आता है, ये बेसिक थिंग है अबाउट द क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। अब आते हैं सैक पे, जो हमारा एल्वुलर सैक था, एल्वुलाई था, उसमें क्या होता है। अब क्योंकि कंटिन्यूसली इरिटेशन हो रहा है, केमिकल्स रिलीज होंगे, केमिकल्स हमारी बॉडी में जा रहे हैं, तो हमारी बॉडी में डिफेंसिव सेल्स रिलीज होंगे और इन्फ्लामेटरी केमिकल्स रिलीज होंगे। ठीक है, ताकि इन्फ्लामेशन कॉज करे, यहाँ पर डिफेंस करे वहाँ पे। उसके कारण क्या होगा, जो एल्वुलाई की वॉल्स होती है, ये हमारी एल्वुलाई है, बहुत सारे एल्वुलस मिला के एल्वुलर सैक बनाते हैं, ये बहुत सारे मिला के, लाइक इट इज अ लाइक बंच ऑफ ग्रेप्स जैसा होता है ना, वैसा हमारा लाइक पूरा एक बंच होता है एल्वुलाई का, सब ऐसा साथ में होता है। ठीक है, एंड दीज ऑल कॉजेज इंक्रीमेंट इन द सर्फेस एरिया। ठीक है, ये एक पर्टिकुलर एल्वुलस है, ये एक एल्वुलस है, ये पूरा मिला के बड़ा सा एल्वुलाई बनाता है। ठीक है, सो जो इनके बीच में जो वॉल होता है ना, बिकॉज यहाँ पे इन्फ्लामेटरी सेल्स रिलीज होंगे, इन्फ्लामेटरी केमिकल्स रिलीज होंगे, इसके कारण क्या होगा, जो इनके बीच में जो ये पर्टिकुलर जो इनके बीच में वॉल है ना, वो क्या होगी, वो डिस्ट्रक्ट होगी और डिजॉल्व होना चालू होगी। उसके कारण क्या होगा, एल्वुलर सैक का डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, एंड दिस इज व्हाट, इट इज द एम्फाइसेमा। एल्वुलर सैक डिस्ट्रक्शन, इट इज द एम्फाइसेमा। सो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस एंड द एम्फाइसेमा। यहाँ पे क्या होगा, वॉल जो होंगे हमारे एल्वुलाई के वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, डिजॉल्व हो जाएंगे। उसके कारण क्या होगा, जो सरफेस एरिया है फॉर द लाइक एयरवे, जो भी यहाँ से जो भी ये एल्वुलस है, फिर यहाँ से क्या होता है, यहाँ पे हमारे हमारी पर्मनरी आर्टरी होती है। ठीक है, फिर यहाँ से एक्सचेंज होता है गैसेस, सो एक्सचेंज ऑफ गैसेस अच्छे से नहीं हो पाएगा क्योंकि सरफेस एरिया कम हो जाएगा। उसके कारण क्या होगा, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स होगी, एम्फाइसेमा। ठीक है, अब बात करते हैं अबाउट द कॉजेज ऑफ COPD। तो डिस्कस कर लिया हमने वैसे कि क्या होता है, टोबैको, एयर पोल्यूशन इंक्लूडिंग द कोल, वुड, डस्ट, इवन इट कैन बी जेनेटिक्स में भी हो सकता है। किसी को भी अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी है, तो क्यों होगा इसकी वजह, क्योंकि क्या होता है, देखो जो ट्रिप्सिन होता है, ट्रिप्सिन इज व्हाट, इट इज अ प्रोटीन। ठीक है, और हमारे लंग्स में ऑलरेडी अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन प्रेजेंट होता है, पर कोई लोगों में क्या होता है, बिकॉज ऑफ जेनेटिक्स क्या होता है, ये जो पर्टिकुलर अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन है ना, ये जो पर्टिकुलर होता है ये डेफिशिएंट हो जाता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो ट्रिप्सिन जो होता है वो हमारे जो लंग्स होते हैं उसमें जो इलास्टिन होता है, ट्रिप्सिन और इलास्टेज, जैसे क्या करता है, इलास्टिन प्रोटीन जो होता है, ट्रिप्सिन जो होता है, ट्रिप्सिन ये क्या करता है, हमारी जो भी लंग्स में इलास्टिन
प्रोटीन्स होते हैं उसे डाइजेस्ट करता है, इलास्टिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है ये ट्रिप्सिन, इलास्टेज एंजाइम होता है वो भी डाइजेस्ट करता है इलास्टिन को। तो बिकॉज इलास्टिन जो है वो डाइजेस्ट हो रहा है कंटिन्यूसली, इसकी वजह से क्या होगा, जो लंग्स की जो इलास्टिसिटी होगी, जो एल्वेओलाई की जो इलास्टिसिटी होगी वो क्या होगी, डैमेज होगी, उससे क्या उनका रिकॉलिंग नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसलिए अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी जिनमें होती है उनमें सीओपीडी देखा जाता है। क्यों? क्योंकि जो ट्रिप्सिन है उनमें, ट्रिप्सिन क्या करता है, क्योंकि उसका एंटीडोट जो हमारे नेचुरली इसका एंटीडोट क्या है हमारी बॉडी में, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन है। अब क्योंकि ट्रिप्सिन का जो एंटीडोट है जो नेचुरली हमारे बॉडी में होता है वो नहीं है, तो ट्रिप्सिन क्या करेगा, कंटिन्यूसली इन्फ्लामेशन होने, बॉडी पे इन्फ्लामेशन होगा, लंग्स में इन्फ्लामेशन होगा, तो ट्रिप्सिन क्या करेगा, कंटिन्यूसली इलास्टिन को डैमेज करेगा, उसको डाइजेस्ट करेगा। उसके कारण क्या होगा, जो लंग्स है उसकी इलास्टिसिटी कम होगी। अब बात करते हैं पर्टिकुलरली अबाउट द एम्फाइसेमा। एम्फाइसेमा का अगर मैं इजी मीनिंग बताऊँ, ग्रीक मीनिंग बताऊँ, तो उसका मतलब होता है सिंपल सा इन्फ्लेशन। ठीक है, जो एल्वेओलाई सैक होती है उसका इन्फ्लेशन हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स होती है। अब क्यों होता है इन्फ्लेशन एल्वेओलाइज का, एल्वेओलर सैक का, तो कंटिन्यूअस प्रोग्रेसिव लॉन्ग टर्म इरिवर्सिबल डिजीज है ये ऑफ लंग्स दैट अफेक्ट्स द रेस्पिरेटरी यूनिट्स। मैंने कहा रेस्पिरेटरी यूनिट्स में कौन कौन से आएंगे, हमारा रेस्पिरेटरी ब्रोंकियल, हमारा एल्वेओलर डक्ट एंड एल्वेओलर सैक, एल्वेओलाई। ठीक है, तो प्रोग्रेसिवली मीन्स ये एक बार की बात नहीं है कि एक बार किसी को भी सडन अटैक हो गया, ऐसा नहीं है। कंटिन्यूसली कुछ बहुत सालों से क्रॉनिक स्मोकर रहा है कोई, या फिर क्रॉनिक कंटिन्यूसली जो लाइक डस्ट जाता है, कंटिन्यूसली कोई भी इरिटेंट जाता है रेस्पिरेटरी एरिया में, तो उसकी वजह से ये प्रोग्रेसिव है, मीन्स धीमे धीमे ये डिजीज जो होती है वो डेवलप होती है, अचानक से डेवलप नहीं होती है, लॉन्ग टर्म चलता है ये, और इरिवर्सिबल होता है। बिकॉज अब सोचो जो एल्वेओलर सैक है वो डिस्ट्रॉय हो गया, अब कुछ हो सकता है उसका, नहीं हो सकता है। ठीक है, सो इट इज अ इरिवर्सिबल डिजीज ऑफ लंग्स दैट अफेक्ट्स द रेस्पिरेटरी यूनिट्स। नाउ बिकॉज ऑफ दिस व्हाट हैपेंस, बिकॉज ऑफ द डैमेज टू द वॉल्स ऑफ द एल्वेओलाई क्या होता है, इलास्टिसिटी लॉस हो जाती है, बिकॉज इलास्टिन लॉस हो गया। परमानेंट एनलार्जमेंट ऑफ द एयर सैक, ब्रोंकियल कोलैप्सिस, एयर ट्रैपिंग। अब देखो मैं समझाती हूँ ये सब क्या लिखा है। क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अब हमारे जो एक कंडक्टिंग एरिया होता है और एक रेस्पिरेटरी एरिया होता है। ठीक है, कंडक्टिंग एरिया जो होता है ना, याद रखना आपको कि कंडक्टिंग एरिया में सपोर्ट के लिए उनके पास कार्टिलेजेस होते हैं। ठीक है, तो उससे कारण क्या होगा वो कोलैप्स नहीं होता है इसलिए। बट जो रेस्पिरेटरी एरिया होती है ना, उनके पास कार्टिलेजेस नहीं होते सपोर्ट के लिए, उनके पास क्या होता है, उनके पास इलास्टिन होता है, इलास्टिन प्रोटीन होता है। आपने देखा होगा कभी डायग्राम में कि मान लो कि ये कोई ब्रोंकाई है तो उसके आसपास ना ऐसे ऐसे इलास्टिन एरिया होता है। ठीक है, यहाँ पे इलास्टिन प्रोटीन का पूरा एरिया होता है, उससे कारण पूरा जो वॉल्स होती है उसमें इलास्टिन होती है, उससे कारण क्या, बिकॉज ऑफ दिस इलास्टिन प्रोटीन क्या होता है, ये सब कोलैप्स नहीं होता है। ठीक है, अब कोलैप्स की बात क्या आई यहाँ पे, अब देखो इसके लिए आपको एक बर्नौलीज प्रिंसिपल देखना पड़ेगा। व्हाट इज बर्नौलीज प्रिंसिपल? अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, जब भी कभी कोई जगह की वेलोसिटी, जहाँ पे कभी वेलोसिटी बढ़ेगी, वेलोसिटी इंक्रीज होगी, तो वो जगह का जो प्रेशर है वो कम हो जाएगा या फिर नेगेटिव में चला जाएगा। तो अब मान लो कि ये है अपना ब्रोंकाई, ये हमारा सैक। अब यहाँ से क्या होता है, कभी भी जो भी एयर आती है उसकी बहुत हाई वेलोसिटी होती है, बहुत हाई वेलोसिटी से क्या आती है, एयर अंदर आती है। अब क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, वेलोसिटी बढ़ गई, तो क्या होगा, ये जो पर्टिकुलर ब्रोंकाई है यहाँ पे क्या हो गया, प्रेशर कम हो गया, नेगेटिव प्रेशर हो गया। इसी कारण क्या होगा, नेगेटिव प्रेशर से क्या होगा, ये जो वॉल्स होंगी ना वो अंदर की तरफ, ऐसे मान लो कि ये वॉल्स है तो वॉल्स को अंदर की तरफ खींची आएंगी क्योंकि नेगेटिव प्रेशर हो गया अंदर। ठीक है, बट बिकॉज वी आर हैविंग इलास्टिन, हमारे पास हमारा दोस्त है इलास्टिन। इलास्टिन क्या करता है, ये जो ट्रैपिंग, ये जो अंदर, बिकॉज ऑफ दिस नेगेटिव प्रेशर जो ये अंदर की तरफ जा रहा था, ब्रोंकाई जो अंदर की तरफ खिंचा रहा था वो नहीं खिंचाने देगा, बिकॉज इलास्टिन क्या करता है, उसको लाइक पकड़ के रखता है। ठीक है, इलास्टिन प्रोटीन जो वॉल्स में होते हैं। ठीक है, बट क्योंकि यहाँ पे इन्फ्लामेशन की वजह से इलास्टिन जो है वो जा चुका है, तो क्या होगा, ये जो ब्रोंकाई है, ये जो पर्टिकुलर ब्रोंकाई है वो कोलैप्स हो जाएंगे। अब क्योंकि वो कोलैप्स हो जाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे जो एयर है वो ट्रैप हो जाएगा। तो वही चीज़ तो लिखी है मैंने यहाँ पे, बिकॉज ऑफ डैमेज टू द वॉल्स, यहाँ पे वॉल्स का डैमेज हो गया है। इन शॉर्ट यहाँ पे मतलब क्या है डैमेज ऑफ द वॉल्स का, कि इलास्टिन लॉस हो चुका है। ठीक है, इलास्टिन लॉस हो चुका है, इलास्टिन लॉस हो चुका है। मेन तो यहाँ पे इलास्टिन है हमारा बॉस, वही नहीं है। तो क्या हुआ,
इलास्टिसिटी कम हो गई इसकी, तो क्या होगा, मैंने कहा बर्नौलीज प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जहाँ पे वेलोसिटी बढ़ती है वहाँ पे प्रेशर कम हो जाता है। तो क्योंकि वेलोसिटी से बहुत फास्ट वेलोसिटी से एयर अंदर आई, उसके कारण क्या वो प्रेशर जो यहाँ पे था, जब एयर अंदर आ गया तो प्रेशर यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव प्रेशर हो जाएगा अंदर ब्रोंकाई। तो क्योंकि जो ब्रोंकियोल है, ब्रोंकाई है, वहाँ पे प्रेशर कम हो गया है, उसकी वजह से क्या होगा, वो ऐसे अंदर जाएंगे। बट इलास्टिन रोक लेता है कि ये कोलैप्स ना हो, ब्रोंकाई कोलैप्स ना हो, उसको रोक लेता है। बट यहाँ पे इलास्टिन जो है वो नहीं है, डिस्ट्रॉय हो चुका है। तो क्या होगा, ये ब्रोंकाई जो है, ब्रोंकियोल्स जो है वो कोलैप्स कर जाएंगे। ठीक है, परमानेंट। और क्या होगा, क्योंकि ये बंद हो चुके हैं तो क्या होगा, परमानेंट एनलार्जमेंट हो जाएगा एयर सैक का, क्योंकि जो हवा अंदर आ गई उसको बाहर जाने का रास्ता तो मिला ही नहीं। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है, जब ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज होती है ना, उसमें मैंने आपको पहले वीडियोस में बताया हुआ है कि जो ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीजेस होती है ना, उसमें जो पेशेंट है उसको जो हवा है उसको एक्सहेल करने में, बाहर निकालने में डिफिकल्टी होती है। वो इनहेल तो कर लेता है हवा, बट एक्सहेल करने में उसको दिक्कत होती है, वो सांस को बाहर निकालने में उसको दिक्कत होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो ब्रोंकियोल्स है वो क्या कर जाते हैं, कोलैप्स कर जाते हैं। तो यही रीज़न है कि ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज में इंसान एक टाइम पे सांस अंदर ले सकता है पर सांस निकालने में उसको दिक्कत होती है, बिकॉज देयर इज परमानेंट एनलार्जमेंट ऑफ द एयर सैक एंड द ब्रोंकियोल कोलैप्सिंग अकर्स। उसके कारण क्या होगा, जो ये पर्टिकुलर एल्वेला है उसमें एयर की ट्रैपिंग हो जाएगी और फिर क्या होगा, बुले फॉर्मेशन। व्हाट इज बुले फॉर्मेशन? ये बुले फॉर्मेशन एम्फाइसेमा में होता है। ये अपने मस्त एल्वेलाई है, ये मस्त अच्छे दिख रहे हैं, लाइक सब कुछ सही है, बट यहाँ पे क्या हुआ, कंटिन्यूसली इरिटेशन हुआ। उसकी वजह से क्या होगा, ये जो एल्वेलाई की जो वॉल्स थी वो क्या हो जाएंगी, डिसॉल्व हो जाएंगी। हमने डिस्कस किया पहले भी कि जो वॉल होंगी वो क्या होंगी, वो क्या हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी। उसकी वजह से क्या होगा, जो एक बहुत सारे अलग अलग लाइक एल्वुलस मिलके एक पर्टिकुलर बड़ा एल्वुलाई बना रहे थे, अब वो क्या हो जाएगा, एक बड़ा सा उनके वॉल डिसॉल्व हो गए, वॉल जो है वो डिसॉल्व हो गए, तो एक बड़ा सा एक बॉल टाइप बन जाएगा। अब उसमें जो सरफेस एरिया थी इसके पास, इतनी अच्छी सरफेस एरिया, वो सरफेस एरिया भी नहीं बची, एक बड़ा सा बलून टाइप बन जाएगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, बुला फॉर्मेशन, बुले वॉटेवर। ठीक है, बुले फॉर्मेशन इसको बोलते हैं। अब एक और चीज़ देखी गई है पेशेंट्स में, लीड्स टू बैरल चेस्ट। बैरल चेस्ट क्यों होता है, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है, लंग्स में कंटिन्यूसली हवा भरती जा रही है, हाइपर इन्फ्लेशन हो रहा है। यहाँ पे लंग्स का क्या हो रहा है, हाइपर इन्फ्लेशन, दिस इज इन्फ्लेशन। ठीक है, हाइपर इन्फ्लेशन मीन्स कंटिन्यूसली लंग्स में हवा भरती जा रही है। क्यों, वापस बता देती हूँ। यहाँ पे इलास्टिन जो है वो दिक्कत होगी इलास्टिन का, क्योंकि इलास्टिन यहाँ पे जा चुका है। तो क्या होगा, जब भी वेलोसिटी से हाई वेलोसिटी से हवा अंदर आएगी, बिकॉज ऑफ द बर्नौलीज प्रिंसिपल, क्या होगा, यहाँ पे नेगेटिव प्रेशर या फिर कम प्रेशर जनरेट हो जाएगा इसके अंदर ब्रोंकाई में। उसके कारण क्या होगा, ब्रोंकाई जो होंगे वो कोलैप्स हो जाएंगे, पर हवा जो अंदर आ गई वो तो कहाँ जाएगी, वो यहीं पे ही रहेगी। उसकी वजह से क्या होगा, जो यहाँ पे बुले फॉर्मेशन हो जाएगा। बुले फॉर्मेशन इसकी वजह से नहीं होगा, बुले फॉर्मेशन क्यों होगा, बिकॉज यहाँ पे जो एयर सैक है उनका जो वॉल है वो डिस्टर्ब हो चुका है, प्लस यहाँ पे इस बर्नौलीज प्रिंसिपल की वजह से क्या हो रहा है कि जो हवा अंदर आ रही है वो बाहर ही नहीं जा पा रही। उसके कारण क्या हो रहा है, जो हमारी एयर सैक है, जो हमारा एल्वेओलाई है, वो पूरा बलून की तरह फूल चुका है। ठीक है, उसके कारण क्या होगा, जो लंग्स है उसमें कंटिन्यूसली हवा भरती ही जा रही है। उसकी वजह से क्या होगा, लंग्स हैव टू वर्क हार्डर। अब लंग्स को और मेहनत करनी पड़ेगी भाई, एक्सहेल करने में, वापस इनहेल करने में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। उसके कारण क्या होगा, जो रिब्स है वो कंटिन्यूसली एक्सपांडेड या फिर कंटिन्यूसली ओपन ही रहेंगे, कंटिन्यूसली एक्सपांडेड और कंटिन्यूसली ओपन फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। उसके कारण बैरल चेस्ट सीन होता है। ठीक है, प्लस हम जो एम्फाइसेमा के पेशेंट होते हैं ना, हम उनको पिंक पफर्स भी बोलते हैं। अब बात करते हैं बोलते टाइप्स ऑफ एम्फाइसेमा। तो इसमें होता है 4 टाइप्स ऑफ एम्फाइसेमा, मेनली 3 टाइप्स होता है। ठीक है, बट एक और इरेगुलर टाइप भी होता है। तो टाइप्स ऑफ एम्फाइसेमा, सबसे पहले तो है सेंट्री असाइनर और सेंट्री लोबुलर एम्फाइसेमा। सेंट्री असाइनर और सेंट्री लोबुलर एम्फाइसेमा ये कहाँ पे होता है, इसके लिए ये पता करने के लिए आपको सबसे पहले तो एनाटॉमी पता होनी चाहिए अबाउट द होल रेस्पिरेटरी एरिया, जो हमने डिस्कस कर लिया पहले, राइट। प्राइमरी पर ट्रैकिया आता है, फिर प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शियरी ब्रोंकाई, देन आते हैं हमारे टर्मिनल ब्रोंकियोल्स। ये क्या था, ये हमारे कंडक्टिंग एरिया थे। ठीक है, अब आते हैं रेस्पिरेटरी एरिया में। हमें पता है कौन कौन से है भाई, बताओ जल्दी जल्दी।
ये क्या है अपना, ये रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स है। फिर आएगा हमारा क्या, एल्वुलर डक्ट। फिर आएगा हमारा क्या, एल्वुलर सैक। ठीक है, हमें पता है। ठीक है, ये एल्वुलर सैक है। ठीक है, ये अपना एल्वुला ये पूरा मस्त। ठीक है, तो कौन सा है, ये रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स है, ये हमारा एल्वुलर डक्ट है और ये एल्वुलर सैक है। ठीक है, ये नॉर्मल होता है। ओके, अब सेंट्री एसिनार में क्या होता है कि जो यहाँ पे अफेक्ट क्या क्या होता है, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स का अपाइकल रीजन जो होते हैं, जो रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स है, ठीक है, वहाँ पे दिक्कत आ जाती है। ठीक है, दे आर अफेक्टेड। एम्फाइसेमा में यहाँ पे जो रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स होते हैं, यहाँ पे वो अफेक्ट हो जाते हैं और यहाँ पे अफेक्ट होने के बाद फिर वो पेरिफेरल में स्प्रेड होते हैं धीमे धीमे। ठीक है, देन स्प्रेड्स पेरिफेरी। सो रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स आर अफेक्टेड ओवर हियर, देन स्प्रेड पेरिफेरी। मोस्ट कॉमन एरिया इनकी क्या होती है सेंट्री असाइनर में, अपर हाफ ऑफ द लंग्स। ठीक है, सेंट्री असाइनर मोस्ट कॉमनली कहाँ होता है, अपर हाफ ऑफ द लंग्स। और मोस्ट कॉमन रीजन, द मेन रीजन इज सिगरेट स्मोकिंग। अब बात करते हैं पेन असाइनर एम्फाइसेमा। ये कहाँ होता है, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, जो ग्रीन पार्ट शेड किया है ना मैंने, वहाँ पे होता है रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स और एल्वोलाई। ठीक है, ये कहाँ पे देखा जाता है मोस्ट कॉमनली, लोअर हाफ ऑफ द लंग्स, और इसका रीजन है अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी। अब बात करते हैं पैरासेप्टल या फिर पैरासेप्टल और डिस्टल टाइप ऑफ एम्फाइसेमा। इसमें जो डिस्टल एरिया के जो भी है, मतलब कि एल्वुलर डक्ट, एल्वुलर सैक, वो क्या होता है, इन्वॉल्व होता है इसमें। ओके, और यहाँ पे लोकेशन क्या होती है, अराउंड द प्लूरा ऑफ द लंग्स। ठीक है, और इरेगुलर, एज ए नेम सेज इरेगुलर, कोई भी एरिया, इट इज फोकल प्लस इरेगुलर, कोई भी एरिया में हो सकता है। दीज आर द 4 टाइप्स ऑफ एम्फाइसेमा। ओके, अब बात करते हैं अबाउट, हाँ एक और चीज़ यहाँ पे क्या होता है, मैं आपको बता दूँ वापस कि जैसे कि ये है हमारा पर्टिकुलर एल्वोलाई। ठीक है, मस्त अच्छा हुआ, जिसके पास क्या है, इसके पास क्या है, मस्त इसके पास एल्वोलर अलग अलग एल्वोलस है, उसके पास अपने अलग अलग एल्वोलाई है। ये एक एल्वोलस मस्त, इनके पास अपने अपने वॉल्स है। पर जब भी इन्फ्लामेशन होता है ना, इरिटेशन होता है ना इनका, तो क्या होता है कि जो इनके वॉल्स है वो डिजॉल्व कर जाते हैं। ठीक है, इनके वॉल्स डिजॉल्व कर जाते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, क्योंकि इनके वॉल्स डिजॉल्व कर गए हैं, तो क्या होगा, मुझे यहाँ पे ड्रॉ करना चाहिए था, ये क्या है अपने अच्छे वाले एल्वुलर सैक है ये पूरा। ठीक है, एल्वुलस और फिर ये पूरा एल्वुलाई अपना। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, बिकॉज ऑफ डिस्ट्रक्शन इन द वॉल्स ऑफ द एल्वुलस, क्या होता है, ये पूरे इनका जो लाइक सरफेस एरिया है वो कम हो गया है। और सिर्फ एल्वुलस ही नहीं ना, यहाँ पे क्या रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स, ये सब भी तो इफेक्ट हो रहे हैं। तो क्या होता है कि वो सब इफेक्ट होते हैं तो उनकी वॉल्स भी डिस्ट्रॉय होती है। इसकी वजह से क्या होता है, पहले इनमें मस्त कट्स थे, यहाँ पे देखो मस्त, यहाँ पे इनका एक लाइन है, फिर आपको लाइक यू कैन सेपरेट, राइट, आप रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स एल्वुलर डक्ट को सेपरेटली देख सकते हो, ऐसे ऐसे मस्त दिख रहे हैं इनके पास, इनके लाइक इलास्टिन है, मस्त है कि नहीं है। बट यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे इनके पास इलास्टिन अब नहीं रहा और यहाँ पे क्या हो रहा है, एम्फाइसेमा हो चुका है, तो क्या होगा, जो इनके वॉल्स, मान लो कि ये है अपना कंडक्टिंग का लास्ट पार्ट, ये है अपना टर्मिनल ब्रोंक्यूल। ठीक है, फिर इसके बाद क्या होगा, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स होंगे तो वो अजीब से होंगे, फिर सैक भी अजीब सा, मीन सब कुछ मिक्सड अप हो गया होगा। ये कैसे पहले अच्छे थे, लाइक एल्वुलर सैक था, फिर यहाँ पे एल्वुलर डक्ट था, फिर यहाँ पे रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स है, लाइक सेपरेट आप देख सकते हो, राइट, अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हो। पर यहाँ पे क्या होता है कि इतना डिस्ट्रक्शन हो जाता है ना वॉल्स का, सरफेस एरिया जो है वो कम हो जाता है, और यहाँ पे क्या होता है, इनके पे कोई पर्टिकुलर डिफाइंड स्ट्रक्चर नहीं रहा अब। ठीक है, अब बात करते हैं अबाउट द पैथोफिजियोलॉजी। तो सबसे पहले तो क्या हुआ, इरिटेंट्स कंटिन्यूसली क्या कर रहे, इरिटेशन कर रहे लंग्स में, उसके कारण क्या होगा, लंग्स में इन्फ्लामेशन होगा और डैमेज होगा टू द एयरवे वॉल। उसकी वजह से क्या होगा, बॉडी में कुछ भी डैमेजेस होते हैं ना, तो हमारी बॉडी क्या करती है, रिस्पॉन्स करती है, तो न्यूट्रोफिल्स मैक्रोफेजेस का इन्फिल्ट्रेशन हो जाएगा वहाँ पे। बिकॉज ऑफ द न्यूट्रोफिल्स एंड द मैक्रोफेज इन्फिल्ट्रेशन क्या होगा, इलास्टेज, साइटोकाइंस, प्रोटीएज, कोलाजिनेज, ये सारे क्या होंगे, रिलीज होंगे। और ल्यूकोट्राइन B4, इंटरल्यूकिन 8, TNF अल्फा, दैट इज ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा, ये सारे क्या होते हैं, सब रिलीज होते हैं। अब सोचो, ये सारे रिलीज हो रहे हैं, इलास्टेज क्या करेगा, इलास्टिन को डिस्ट्रॉय करेगा, प्रोटीएज, कोलाजिनेज, ये सारे क्या करेंगे, इलास्टिन को और डिस्ट्रॉय करेंगे। ठीक है, उससे कारण क्या होगा, इलास्टिन ब्रेकडाउन, लॉस ऑफ इलास्टिक रिकॉइलिंग, ऑफ कोर्स इरिवर्सिबल एयर सैक एनलार्जमेंट हो जाएगा,
रेस्पिरेटरी ब्रोंकियल्स कोलैप्स हो जाएगा, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा। उसकी वजह से क्या होगा, देयर इज रिड्यूस लंग सर्फेस एरिया एज वी डिस्कस्ड बिफोर ऑल्सो। लंग सर्फेस एरिया जो होगी वो कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, जो रेस्पिरेटरी ब्रोंकियल्स है इन सब के पास जो इनकी इलास्टिक रिकॉलिंग कैपेसिटी थी प्लस जो एल्वुलर सैक्स थे, जो इनके पास जो भी इनके वॉल्स थे वो डिस्ट्रॉय हो गए। तो क्या होगा, पर्टिकुलर ये क्या हो गए, ये डिस्ट्रॉय हो गए इनके वॉल्स। इसकी वजह से क्या होगा, सरफेस एरिया कम हो गया। उसकी वजह से क्या होगा, हाइपोक्सेमिया हो जाएगा, बिकॉज गैसेस एक्सचेंज के लिए जो होगी जगह नहीं होगी लंग्स में, तो हाइपोक्सेमिया हो जाएगा। दिस विल लीड टू एम्फाइसेमा। अब बात करते हैं रिगार्डिंग द फीचर्स ऑफ द पिंक पफर्स, कि फीचर्स क्या क्या दिखते हैं हमारे एम्फाइसेमा पेशेंट में। तो सबसे पहले तो कफिंग इन द मॉर्निंग में कफिंग प्रोड्यूस होगी, कफिंग अप क्लियर स्प्यूटम, वीजिंग, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, डिक्रीज एक्सरसाइज टॉलरेंस, थोड़ा भी दौड़ने भागने पे क्या होगा, उनको दिक्कत होगी। सीवियरली, जो सीवियर बहुत ज़्यादा लाइक हाई डिस्ट्रॉय, जिनका लाइक एल्वुलर सैक में ज़्यादा डिस्ट्रॉय होगा, उनमें सीवियर सिम्टम्स दिखाई देंगे। फॉर एग्जाम्पल इंक्रीज शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, इंक्रीज डिसेप्निया, ठीक है, रैपिड ब्रीदिंग, चोकिंग सेंसेशन, और क्या होगा, साइनोसिस, फटीग, थिक म्यूकस कफिंग, एंकल स्वेलिंग, एनोरेक्सिया, वेट लॉस, बैरल चेस्ट, हार्ट फेलियर क्यों? देखो इस सब में क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे जो एल्वोलाई था, एल्वोलाई के क्या करता है वो, उसके पास यहाँ पे होता है पल्मोनरी आर्टरीज, फिर यहाँ से वो क्या करता है, जो भी CO2 होता है वो ले लेता है और O2 वापस दे देता है। बट क्योंकि यहाँ पे एल्वोलाई जो है वो अच्छे से गैसेस एक्सचेंज नहीं कर पाएंगे, दिस विल लीड टू व्हाट, दिस विल लीड टू कोर पल्मोनरी, दैट मीन्स दिस विल लीड टू जो राइट वेंट्रिकल्स होंगे उनमें प्रेशर पड़ेगा, उन पर वर्कलोड बढ़ेगा। जो राइट वेंट्रिकल्स होंगे उन पर वर्कलोड बढ़ेगा, और क्योंकि उन पर वर्कलोड बढ़ जाएगा उसके कारण क्या होगा, कोर पल्मोनेल हो सकता है, ठीक है, एंड दिस विल लीड टू फर्दर राइट हार्ट फेलियर, ठीक है। डायग्नोसिस में कैसे करोगे, सबसे पहले तो हम मेडिकल हिस्ट्री लेनी है पेशेंट की, प्रेजेंट, पास्ट एंड फैमिली, ठीक है, कि उसका अभी कैसे सिम्टम साइन क्या क्या होते हैं, कोई पास्ट हिस्ट्री है, उसकी स्मोकिंग की हिस्ट्री है, ठीक है, या फिर कोई वो ऐसी लाइक बहुत डस्ट एरिया में लाइक ट्रैवल करता था, फैमिली हिस्ट्री हमें लेनी है, ठीक है। ऐसा कोई कि भाई किसी और को भी हो, तो भाई फैमिली में जेनेटिक्स में ही हो कि अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन की डेफिशिएंसी हो पेशेंट को, उसकी फैमिली में। फिजिकल एग्जामिनेशन में क्या करोगे, साइनोसिस देख सकते हैं, जो पेशेंट जो डॉक्टर होता है वो क्या करते हैं, फिजिकली एग्जामिन करते हैं पेशेंट को, उसके साइनोसिस देखेंगे, विजिंग है कि नहीं है, बैरल चेस्ट देखेंगे, चेस्ट एक्सरे, CT स्कैन, इसमें क्या देखते हैं हम लोग, ऑफकोर्स चेस्ट एक्सरे CT स्कैन में हम क्या देखेंगे, फुल लंग एरिया देखेंगे, बैरल चेस्ट है कि नहीं वो देखेंगे। यहाँ पे क्या होता है, जो एंट्रोपोस्टीरियर डायमीटर होता है वो बढ़ जाता है बैरल चेस्ट में, इंक्रीज इन द लंग फील्ड लुसेंसी, ठीक है। और फिर क्या है, ABG एनालिसिस, दैट मीन्स आर्टेरियल ब्लड गैस एनालिसिस। इसमें क्या करते हैं, जो आर्टरीज होती है वहाँ से ब्लड लेके उसका जो लाइक PO2 है, उसमें जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड पार्शियल प्रेशर होता है उसको चेक करते हैं, जो ऑक्सीजन और CO2 ये सब का जो पार्शियल प्रेशर होता है उसको चेक करते हैं। अब इस केस में क्या होगा, एम्फाइसेमा में क्या होता है, जो pH होता है अल्कलोसिस हो जाएगा, ठीक है, जो pH होता है वो बढ़ जाएगा, ठीक, किसका, ब्लड का pH बढ़ जाएगा। इन द केस ऑफ व्हाट, इन द केस ऑफ एम्फाइसेमा मीन्स नॉर्मली कितना होता है, अराउंड 7.35 टू 7.45 pH होता है ब्लड का, अराउंड 7.4 जितना pH होता है ब्लड का, ठीक है। तो pH बढ़ जाएगा ब्लड का, प्लस डिक्रीमेंट इन द PCO2, डिक्रीमेंट इन द बाइकार्बोनेट, और जो PaO2 है, O2 सैचुरेशन भी कम हो जाएगा। CBC रिपोर्ट कराएंगे, पल्स ऑक्सीमेट्री से हम अगेन O2 सैचुरेशन चेक करेंगे, कम है कि ज़्यादा है, कम होगा तो एम्फाइसेमा। स्प्यूटम का एग्जामिनेशन करेंगे, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी है कि नहीं वो देखेंगे। जो ये जो दिया है ना ये नॉर्मल है, नॉर्मल कितना होता है अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन 75 to 150 mg/dl, ठीक है। अगर डेफिशिएंसी है तो वो रीज़न हो सकता है। पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट में हम क्या करेंगे, स्पायरोमेट्री से या फिर लंग वॉल्यूम चेक करेंगे, ठीक है। स्पायरोमेट्री PFT जो होती है हम डिस्कस किया हमारे पिछले वीडियोज में डिटेल में अबाउट द COPD एंड द डिस्ट्रक्टिव लंग डिजीज के लाइक उसमें कौन कौन से लाइक उसमें स्पायरोमेट्री में हम FEV1 FVC हम कैसे चेक करते हैं, तो उसमें जो FEV1 होगा वो कम हो जाएगा, FVC जो है वो भी कम हो जाएगा, और इन दोनों का जो रेशियो होगा वो भी लेस देन 70% होगा, ठीक है। ये जो इसका पर्टिकुलर इसका पूरा मैंने लंबा वीडियो बनाया है, आई बटन पर क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं इसके बाद, ठीक है। अब ट्रीटमेंट की बात करते हैं।
तो एम्फाइसेमा में जो ट्रीटमेंट होती है वो क्या होती है? सबसे पहले तो O2 थेरेपी, सबसे पहले तो इन सबको सबसे पहले तो क्विट स्मोकिंग। मान लो अगर वो जो पेशेंट है वो क्रॉनिक स्मोकर है तो सबसे पहले उसको बोलना पड़ेगा कि भाई स्मोकिंग छोड़ो, ठीक है, डस्टी एरिया से दूर रहना है, ठीक है, स्मोकिंग क्विट करनी है। ओके, अब ट्रीटमेंट पे आते हैं तो क्या है, सबसे पहले O2 थेरेपी, ऑक्सीजन थेरेपी देनी। मानो कि बहुत सीवियर एम्फाइसेमा का पेशेंट है, ठीक है, तो उनको O2 थेरेपी की ज़रूरत होती है। इसमें हम ब्रोंकोडायलेटर्स यूज़ कर सकते हैं एज अ ट्रीटमेंट बाय द वे ऑफ मीटर्ड डोज इनहेलर, MDI और नेबुलाइजर। इसमें हम यूज़ करते हैं साबा, दैट इज़ द शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट लाइक साल्बिटमॉल, आल्बिटरॉल, और लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट दैट इज द सालमेटेरॉल एंड फॉर्मेटेरॉल। एंटीकोलिनर्जिक्स भी यूज़ कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल इप्रेट्रोपियम ब्रोमाइड। स्टेरॉइड्स देंगे, क्यों? बिकॉज हमें इन्फ्लामेशन को कम, बिकॉज हमने पढ़ा कि क्या होता है, लंग्स में बहुत ज़्यादा एक्सेस इन्फ्लामेशन हो रहा है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स प्रोवाइड कराएंगे ताकि इन्फ्लामेशन कम हो। इंक्लूड्स द प्रेडनिसोलोन, बीटामेथाजोन, ओके। एंटीबायोटिक्स प्रोवाइड करेंगे, फॉर एग्जांपल सिप्रोफ्लॉक्सासिन, एरिथ्रोमाइसिन, एमॉक्सिसिलिन, ठीक है, ये सब का लाइक 500 ग्राम्स का डोज होता है, दिन में 2 बार वो प्रोवाइड करते हैं, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, एरिथ्रोमाइसिन, एमॉक्सिसिलिन। ब्रीदिंग टेक्निक्स बताते हैं पेशेंट को, पोस्चुरल ड्रेनेज के थ्रू जो भी लाइक कफ होता है जो उनको ब्रीदिंग में डिफिकल्टी प्रोवाइड करता है, वो कफ एक्सेस म्यूकस को निकलवाते हैं। और क्या है, मान लो कि पेशेंट का जो कंडीशन है वो सीवियर हो चुका है, ठीक है, तो उसमें हम सर्जरीज में आएंगे फिर, ठीक है, सर्जिकल प्रोसीजर्स करेंगे, ताकि क्योंकि अब इन सब से कोई काम नहीं कर रहा है, ठीक है, क्योंकि देखो ये पर्टिकुलर एम्फाइसेमा का मैंने पहले ही कहा, इसका कोई पर्टिकुलर लाइक इलाज नहीं है। हमें क्या करना है कि वो पेशेंट की जो लाइफ क्वालिटी है उसे बेटर करने की है, ठीक है, ताकि वो अच्छे से सांस ले पाए। एटलीस्ट जो अब जितना डिस्ट्रक्शन नहीं हुआ है, जितने ब्रोंकियोल्स, जितने एल्वेओलर साइट डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है, उसे हम बचा सके, ठीक है, और वो पेशेंट जो है वो नॉर्मली सांस ले पाए, क्योंकि जो डिस्ट्रॉय हो चुका है हम उसका कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। बट अगर कोई पेशेंट है जिसमें एक्सेस डिस्ट्रॉय हो चुका है लंग्स, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, सर्जरी करना पड़ेगा। सबसे पहले तो है लंग रिडक्शन सर्जरी। और क्या कर सकते हैं, बुलेक्टॉमी, जब बुले फॉर्मेशन हुआ था, ठीक है, तो उसको निकाल देते हैं। उससे क्या होगा कि जो बुले फॉर्मेशन हुए थे एल्वेओलाई के, ठीक है, वो बाकी एल्वेओलस को भी ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे थे, ठीक है, वो बाकी एरिया को भी ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे थे, बाकी एरियाज में भी एयर कंडक्शन अच्छे से नहीं होने दे रहे थे, रेस्पिरेशन अच्छे से नहीं होने दे रहे थे। इसी कारण क्या करेंगे, हम बुलेक्टॉमी कर देंगे, या तो फिर फाइनल स्टेज में हम क्या करते हैं, लंग ट्रांसप्लांटेशन कर देते हैं। सो दिस वाज अबाउट द एम्फाइसेमा। तो अब हम डिस्कस करते हैं अबाउट द क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, अनदर टाइप ऑफ COPD, ठीक है। जो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस होता है उसमें हम पेशेंट को ब्लू ब्लॉटर्स भी बोलते हैं, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ऑक्सीजन अवेलेबल टू देम, वो अच्छे सांस नहीं ले पाते, बिकॉज ऑफ हाइपोक्सेमिया। क्या होता है, उनके जो लिप्स होते हैं और उनके जो फिंगर टिप्स होते हैं, जो नेल्स होते हैं, वो ब्लू कलर के हो जाते हैं, इसलिए उनको क्या बोलते हैं, ब्लू ब्लॉटर्स। अब इसमें क्या होता है, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस कब बोलते हैं, क्रॉनिक मतलब कि यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रोडक्टिव कफ प्रोडक्शन हो रहा है, दैट लास्ट एटलीस्ट फॉर 3 मंथ्स, ठीक है, 1 साल में 3 महीने तक, एटलीस्ट 3 मंथ्स पर ईयर कफ प्रोडक्शन हो रहा है, अकरिंग फॉर एटलीस्ट 2 कंसेक्यूटिव ईयर्स, ठीक है, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। क्या है, प्रोडक्टिव कफ प्रोडक्शन दैट लास्ट एटलीस्ट फॉर 3 मंथ्स अकरिंग फॉर एटलीस्ट 2 कंसेक्यूटिव ईयर्स, ठीक है। और इसमें क्या होता है, इसलिए इसका नाम है क्रॉनिक, ठीक है, क्योंकि 3 मंथ्स तक चल रहा है, एक पर्टिकुलर प्रोडक्शन ऑफ कफ जो इंसान को है वो 3 महीने तक हो रहा है, और 2 कंसेक्यूटिव ईयर्स, एटलीस्ट टू कंसेक्यूटिव ईयर्स से हो रहा है, ठीक है, तो क्रॉनिक। और ब्रोंकाइटिस मतलब कि इन्फ्लामेशन ऑफ द ब्रोंकियोल्स। अब देखो, जो इसमें हम क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस का जो पेशेंट है ना, हम उसको डिफाइन करते हैं बाय द वे ऑफ द क्लिनिकल फीचर्स, जैसे कि हमने बोला, ठीक है, क्लिनिकल फीचर्स। और जो एम्फाइसेमा हमने पढ़ा उसमें हम स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटीज, जो एल्वेओलर सैक में जो एबनॉर्मलिटीज हुई थी उसके बेस पे हम डिफाइन करते हैं। और क्या, मोस्टली एम्फाइसेमा और क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस जो है वो दोनों साथ में ही होते हैं पेशेंट को मोस्टली, क्योंकि दोनों के जो रिस्क फैक्टर्स है वो ऑलमोस्ट सेम ही है, स्मोकिंग, टबैको, एयर पॉल्यूटेंट्स, ठीक है। अब बात करते हैं क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस के कॉज के बारे में। सो एयर पॉल्यूटेंट्स इंक्लूडिंग द सल्फर, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, डस्ट, सिलिका, और इट में भी जेनेटिक्स भी हो सकता है। अब पैथोलॉजी पढ़ने से पहले और आगे बढ़ने से पहले एक बार हम क्विकली देख लेते हैं अबाउट द
ये पर्टिकुलर ब्रोंकियल में लेयर्स कौन कौन से होता है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता है सेल कौन से होता है, सीलिएटेड सूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम विद गॉबलेट सेल्स जो म्यूकस प्रोड्यूस करेगा। उसके नीचे होता है ये बेसमेंट मेम्ब्रेन, उसके नीचे होता है लैमिना प्रोप्रिया, और ये 3 लेयर्स मिला के क्या बनाते हैं, म्यूकोसा बनाते हैं, ठीक है। इसके ऊपर सीलिया होता है, ठीक है। तो ये सेल, बेसमेंट मेम्ब्रेन और लैमिना प्रोप्रिया ये तीनों मिलकर क्या बनाएंगे, म्यूकोसा बनाएंगे। और स्मूथ मसल लेयर और कनेक्टिव टिश्यू लेयर ये दोनों मिला के क्या बनाते हैं, सब म्यूकोसा लेयर। और ये जो कनेक्टिव टिश्यू है, सब म्यूकोसा लेयर में क्या होता है, ब्रोंकियल म्यूसिनस ग्लैंड्स होता है, ब्रोंकियल म्यूसिनस ग्लैंड जो मैक्सिमम म्यूकस प्रोड्यूस करते हैं ब्रोंकियल्स में, ठीक है। ठीक है, अब बात करते हैं अबाउट द पैथोलॉजी कि भाई होता क्यों है क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। तो इरिटेशन हुआ, कंटिन्यूस इरिटेशन बिकॉज ऑफ स्मोकिंग, बिकॉज ऑफ पॉल्यूटेंट्स, बिकॉज ऑफ डस्ट पार्टिकल। उससे कारण क्या होगा, 2 चीज़ें होंगी। सबसे पहले तो हम यहाँ पे देखते हैं कि ग्लैंड्स में क्या दिक्कत होगी, हाइपरट्रोफी हो जाएगा ग्लैंड्स का, एंड हाइपरप्लेसिया भी हो जाएगा ग्लैंड्स का। कौन कौन से ग्लैंड्स का, ब्रोंकियल म्यूसिनस ग्लैंड्स का और यहाँ तक कि गॉबलेट सेल्स का। उसके कारण क्या होगा, एक्सेस म्यूकस प्रोडक्शन होगा। उसके वजह से क्या होगा, ब्रोंकियल ऑब्स्ट्रक्शन और एयरवे ट्रैपिंग हो जाएगी ऑफ कोर्स, क्योंकि ब्रोंकियल्स का अगर यहाँ पे लाइक बहुत सारे म्यूकस इकट्ठा हो जाएगा ब्रोंकियल्स में, ठीक है, तो जो भी एयर यहाँ पे आई थी वो ट्रैप हो जाएगी, ठीक है। तो ये पे यही चीज़ है। अब देखो और क्या होता है, इरिटेंट्स की वजह से, स्मोकिंग की वजह से क्या होता है, सीलिया जो होता है, जो सीलिया मैंने यहाँ पे आपको कहा, ये सीलियास जो होता है, ठीक है। ब्रोंकियल्स में जो सीलिया होता है बिकॉज ऑफ कंटिन्यूस स्मोकिंग, क्रॉनिक स्मोकिंग, उसके कारण क्या होता है, जो सीलिया होते हैं ना वो शॉर्ट हो जाते हैं और लेस मोबाइल हो जाते हैं, मीन्स उनका फंक्शन भी कम हो जाता है, प्लस वो छोटे भी हो जाते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, वो अच्छे से मूवमेंट नहीं कर पाते हैं, म्यूकस को अच्छे से मूव नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे 2 चीज़ें हुई है, क्या हुआ है, म्यूकस का प्रोडक्शन बढ़ गया है, प्लस जो सीलिया जो म्यूकस को मूव करता था वो भी अच्छे से मूवमेंट नहीं कर पा रहा। इसके कारण क्या होगा, कंटिन्यूस कफिंग होगी, वो जो पेशेंट है वो कंटिन्यूस कफ करेगा ताकि जो भी एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन है, जो भी म्यूकस है वो उसको बाहर निकाल सके। तो कंटिन्यूस कफिंग टू ओपन एंड रिमूव द म्यूकस प्लग, ठीक है। इसलिए यहाँ पे बोला गया था स्टार्टिंग में कि प्रोडक्टिव कफ प्रोडक्शन दैट लास्ट एटलीस्ट फॉर 3 months per year अकरिंग फॉर एटलीस्ट 2 consecutive years, ठीक है। तो यही है इसकी पैथोलॉजी कि बिकॉज ऑफ सच रीजन, बिकॉज ऑफ इरिटेंट्स क्या होता है, कंटिन्यूस कफिंग हो जाती है, एंड दैट टू प्रोडक्टिव कफ प्रोडक्शन होता है टू ओपन एंड रिमूव द म्यूकस प्लग्स, ठीक है। अब बात करते हैं अबाउट वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग दैट इज अ रीड इंडेक्स। इसमें आता है, कोई पूछे क्या होता है रीड इंडेक्स, तो इट इज बेसिकली थिकनेस ऑफ द ग्लैंड्स अपॉन थिकनेस ऑफ वॉल। अब क्योंकि यहाँ पर ग्लैंड्स का थिकनेस नॉर्मली जो रीड इंडेक्स नॉर्मल ह्यूमन बींग में होता है, इट इज़ लेस देन 40%, ये पर्टिकुलर रेशियो, ठीक है। बट क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस का पेशेंट में क्या होता है, ग्लैंड्स क्या हो जाते हैं, उनका हाइपरट्रोफी हो जाता है। उसके कारण क्या होता है, ये जो परसेंटेज है इट इज़ मोर देन 40। सो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस के पेशेंट में इट इज़ मोर देन 40%, ठीक है। साइंस एंड सिम्टम्स की बात करें तो वीजिंग साउंड सुनाई देगा, क्यों, क्योंकि वो पेशेंट का जो ब्रोंकियल्स है वो उनका ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है, बहुत कम जगह है एयर को पास होने के लिए। तो आप ऑस्कल्टेट करोगे उनको तो वीजिंग साउंड प्रोड्यूस होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो एयर पास होगी ब्रोंकियल्स में से और यहाँ पे पूरा म्यूकस प्रेजेंट है तो जगह ही नहीं है एयर को पास होने, तो इसलिए वीजिंग टाइप साउंड सुनाई देगा। और क्रैकल्स और रेल्स भी सुनाई देते हैं, वेरी कॉमनली आस्क इन एग्जाम ऑल्सो, ठीक है। क्रैकल्स और रेल्स कौन से डिजीज में सुनाई देते हैं, तो यहाँ पे क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन है, ये पूरा जो ब्रोंकियल है ये पूरा ऑलमोस्ट ऑब्स्ट्रक्शन है इसका, और थोड़ी सी ही जगह बची है, तो यहाँ से जगह बनाते बनाते एयर जाएगा तो पॉपिंग साउंड, क्रैकल और रेल्स टाइप साउंड सुनाई देगा। और क्या होता है, हाइपोक्सेमिया एंड हाइपरकेपनिया, एंड दिस लीड्स टू साइनोसिस ऑल्सो, इसलिए इनको ब्लू डॉटर्स बोला जाता है। और यहाँ पे हार्ट फेलियर सेम रीजन होगा जैसे कि मैंने पिछली बार बताया था आपको, लाइक एम्फाइसेमा में बताया था, ठीक है। हार्ट फेलियर होता है बिकॉज ऑफ कॉल पल्मोनल, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रही है, क्योंकि यहाँ पे जो गैसेस एक्सचेंज है ऑफकोर्स यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है एयरवे का, ठीक है। तो गैसेस एक्सचेंज अच्छे से नहीं हो पाएगा तो उसके कारण क्या होगा, कोर पल्मोनल होगा, जो राइट वेंट्रिकल्स है उसमें प्रेशर पड़ेगा, उस पर वर्कलोड बढ़ेगा, दिस विल लीड टू कोर पल्मोनल, ठीक है, एंड दिस विल फर्दर लीड टू हार्ट फेलियर, राइट हार्ट फेलियर। ट्रीटमेंट में O2 थेरेपी, ब्रोंकोडायलेटर्स, एंटीकोलिनर्जिक्स, एंटीबायोटिक सेम ही है, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट द COPD
एम्फाइसेमा एंड क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। अब मैं आपको इसके नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी। So I hope you found this video helpful. Thank you so much.